नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश आपका पुनः एक बार सुनील क्लासेस में स्वागत करता हूं। कल जैसा कि हम लोगों ने पूरे चैप्टर के बारे में जाना था कि कहां कहां से क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, आज उसी के अंतर्गत संवैधानिक ढांचा के अंतर्गत एक चैप्टर आता है प्रस्तावना, जो वनडे एग्जामिनेशन का सबसे फेवरेट टॉपिक है। उसी के अंतर्गत हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे कि क्या क्या पढ़ना है और वहाँ कहाँ से क्वेश्चन प्रस्तावना में पूछे जाते हैं। तो हम प्रस्तावना यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, प्रस्तावना और उद्देश्य का। कल हमने आपसे कहा था कि हम आपसे जब बात करेंगे, जब भी पढ़ाएंगे तो टू द पॉइंट पढ़ाएंगे कि क्या पढ़ना है, क्या हमारे ओरिएंटेड एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने पहले ही आपके लिए एक पूरा सारणी बना ली है कि प्रस्तावना में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले हमारी प्रस्तावना या उद्देश्य का। अब देखिए, प्रस्तावना अब्लिक उद्देश्य का लिखा है। क्यों लिखा है, प्रस्तावना क्या है, सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना क्या, भारतीय संविधान में जो भी मूल आदर्श हैं, भारत के संविधान में जो भी मूल आदर्श हैं उन्हें जो है प्रस्तावना के माध्यम से जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। मतलब जो मूल आदर्श दिए गए हैं भारत के संविधान में, उनको क्या करना है, उनको जो है प्रस्तावना के माध्यम से ही संविधान में जो है समाहित किया गया है। और उन आदर्शों को उन आदर्शों में जो शब्द लिखे हुए हैं उनको क्या है, प्रस्तावना के माध्यम से ही प्रदर्शित किया। मतलब भारतीय संविधान में जो भी मूल आदर्श हैं, जो भी शब्द लिखे हुए हैं, उनको प्रस्तावना के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है ना, क्लियर है। ये मतलब प्रस्तावना क्या है कि आदर्शों को प्रदर्शित करना। ठीक है, बात क्लियर, प्रस्तावना यही है। अच्छा, अभी हम जाते हैं प्रस्तावना की डिफिनेशन क्या थी कि मूल आदर्शों को, मूल आदर्श मतलब हमारे जो नैतिक आदर्श होते हैं, जो हम होते हैं रियल में, वही होता है प्रस्तावना। उद्देशिका कहां से आई, क्वेश्चन बनता है तब उद्देशिका क्या है, स्लैश करके उद्देशिका, भाई उद्देशिका भी तो लिखा जाता है। देखिए उद्देशिका क्या है कि 13 दिसंबर 1946 में एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, 13 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा ने क्या किया कि 22 जनवरी 1947 को इसे क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, इसे मान लिया। और तब ये उद्देशिका ही जो थी प्रस्तावना बन गई। उद्देशिका जो थी, पहले उद्देशिका थी, प्रस्तावना की बात नहीं थी, उद्देशिका थी। तो उद्देशिका प्रस्तावना कब बनी, उद्देशिका प्रस्तावना जो थी, उद्देशिका जो थी प्रस्तावना में कन्वर्ट कब हो गई, आपकी 22 जनवरी 1947 को ये कन्वर्ट हो गई। ठीक है, क्लियर है यहां तक कि हमने आपको दो चीजें बताई। पहला ये कि जो प्रस्तावना क्या है कि भारतीय संविधान के जो मूल आदर्श हैं उन्हें प्रस्तावना के माध्यम से जो है संविधान में समाहित किया गया है। ठीक है, जो समाहित किया गया। ठीक है, फिर आदर्शों को प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। जो आदर्श हैं वो प्रस्तावना में जो उल्लेखित शब्द हैं उनके माध्यम से क्या किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि उद्देशिका क्या है। तो उद्देशिका को आने का उद्देश्य प्रस्ताव से उद्देशिका आई है। और उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया, ये नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को ये संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को मान लिया और उद्देशिका जो थी वो क्या बन गई, प्रस्तावना बन गई। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए प्रस्तावना शब्द आया कहां से। जैसे हमारा संविधान कई देशों से ली हुई भाषाओं से, कहीं से हमने जो है मौलिक कर्तव्य ले लिए हैं, कहीं से हमने जो है नागरिकता ले ली है, कहीं से मूल कर्तव्य ले लिए। उसी तरह प्रस्तावना भी लिया गया है। तो प्रस्तावना को जो है लिया कहां से गया, वो अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना को लिया गया है, प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अच्छा, तो फिर ऑस्ट्रेलिया आपने क्यों लिखा, आपका क्वेश्चन होगा। तो ऑस्ट्रेलिया सर मैंने इसलिए लिखा है, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से क्वेश्चन आता है आपके वनडे एग्जामिनेशन में कि प्रस्तावना कहां से लिया गया है, और उसमें ऑप्शन होता है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा और रसिया। ये इस तरह के ऑप्शन आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये चीज ध्यान रखिए कि प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है और इसकी भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये आपके दो क्वेश्चन बन गए। ये वनडे एग्जामिनेशन, जैसा कि इस कोचिंग का मोटो है कि वनडे
एग्जामिनेशन पे हमको फोकस करना है, तो वनडे एग्जामिनेशन से कैसे क्वेश्चन प्रस्तावना से पूछे जाएंगे हम वहां पे उससे बात करेंगे, विस्तार से चर्चा भी कर रहे हैं। इसीलिए हम पॉइंट वाइज आपको मेंशन करेंगे, कोई चीज बहुत डीप में नहीं लेके जाएंगे। सिविल सर्विसेज के लिए हम तैयारी नहीं करें, वनडे की तैयारी करें, इसलिए डीप में हमको नहीं पढ़ने की जरूरत है। अब हम आते हैं कि 2 पॉइंट हमारे क्लियर हुए। पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि हमारा ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दूसरा पॉइंट ये क्लियर हुआ कि इसकी भाषा जो है वो कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे जो प्रस्तावना में है वो लिखा क्या हुआ है कि हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण संप्रभुत्व समाजवाद पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को समर्पित करते हैं। तो जो हम भारत के लोग, क्वेश्चन कहां से आता है, इतना लंबा चौड़ा नहीं आता कि हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये सब क्वेश्चन में कहीं नहीं पूछता है। बस इतना पूछता है कि हम भारत के लोग कहां से लिया गया, ये किस में है, प्रस्तावना में है या आपकी उसमें क्या बोलते हैं, ठीक है। तो हम भारत के लोग जो है ये प्रस्तावना से लिया गया है। दूसरे टॉपिक पे आते हैं। पहला टॉपिक ये क्लियर हमारा हो गया कि हम भारत के लोग कहां, किसमें अधोलिखित है, कहां पे लिखा हुआ, ये प्रस्तावना में लिखा हुआ है। तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ और 26 नवंबर 1950 को क्या हुआ। ये 2 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ और 26 नवंबर 1950 को क्या हुआ। तो आप जान लीजिए कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ हमारा प्रस्तावना। हमारा जो प्रस्तावना है वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ, ठीक है। और ये इसी तरह क्वेश्चन ने पूछा है कि संविधान जो है कब अंगीकृत हुआ और कब लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ संविधान, 26 जनवरी 1949 को हमारा जो प्रस्तावना है, जो हमारा संविधान की प्रस्तावना, उसे अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। उसके पीछे कारण क्या था, 26 जनवरी 1949 को इसे जो एक्सेप्ट तो कर लिया गया, इसे मान तो लिया गया, मगर 26 जनवरी 1950 को इसे लागू क्यों किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर जो है लाहौर में इसे जो है हमारी स्वतंत्रता को मनाने के लिए एक दिन रखा गया था, मगर हमारा देश जो है वो 15 अगस्त को ही आजाद हो गया। तो उसको यादगार बनाने के लिए, इस 26 जनवरी की तारीख को यादगार बनाने के लिए हमारे नेताओं ने जो है इसको 26 जनवरी 1950 को जो है अगले वर्ष में, मतलब 49 में 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 में इसे लागू किया। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि अंगीकृत कब हुआ और लागू कब हुआ, यहां तक क्लियर होना चाहिए। अच्छा, इसी 26 नवंबर जब अंगीकृत किया गया तो एक दिवस मनाया जाता है, आप लोग बताएंगे कि वो दिवस क्या होता है, ठीक है। 26 नवंबर को ही जब हमारा संविधान अंगीकृत किया गया तभी जो है विधि दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को क्वेश्चन आ जाता है कि विधि दिवस कब मनाया जाता है, तो विधि दिवस जो है हमने यहां लिखा भी, मेंशन भी किया है कि 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे हम चलते हैं कि प्रस्तावना को हमने क्या किया, 3 भागों में बांट दिया है, स्रोत, स्वरूप और उद्देश्य। स्रोत क्या है, स्रोत मीन्स कहां से, क्या उसका ओरिजिन पॉइंट है, कहां से निकलती है, और स्वरूप कैसा है, इन 5 पॉइंटों में इसका स्वरूप है। फिर उद्देश्य क्या है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि स्रोत क्या है। स्रोत हम भारत के लोग, आगे भी ऊपर भी आपने पढ़ा कि हम भारत के लोग जो हैं वो प्रभुत्व संपन्न। तो हम भारत के लोग मतलब भारत की जनता, जो भारत की जनता है वही जो है हमारे संविधान का स्रोत है। कैसे, भारत की जनता में ही सारी ताकत निहित है और भारत की जनता ही संविधान को मजबूत बनाती है। इसीलिए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। आत्मा तो हमारे B.R. अम्बेडकर साहब ने आत्मा तो 32वें अनुच्छेद में कहा है, मगर जो है प्रस्तावना को भी, अभी आगे जब आप पढ़ेंगे तो प्रस्तावना को भी आत्मा के रूप में ही जाना जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पे जनता का शासन रहता है, जनता ही संविधान को श्रेष्ठ बनाती है, उसी की ताकत होती है, ठीक है। तो स्रोत ये हो गया। अब स्वरूप कैसा है, स्वरूप पे हम चर्चा करते हैं। स्वरूप देखिए, इन 5 बिंदुओं में इसका स्वरूप छिपा हुआ है, जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न,
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात कि जिसके ऊपर कोई दबाव ना हो, जो आजाद हो। ठीक है, हमारा जो देश था 1949 में जो है 1949 में इन्होंने क्या किया था कि कॉमनवेल्थ की जो है मान्यता ली थी, मगर कॉमनवेल्थ की जो मान्यता ली वो भी स्वतंत्रता के साथ ली कि मैं दबाव में नहीं हूं ब्रिटेन के, क्योंकि कॉमनवेल्थ में वही देश होते हैं जो ब्रिटेन के शासन क्षेत्र में रहे हों। तो इसका सीधा सा तात्पर्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का यही तात्पर्य निकलता है कि हमारा देश जो है वो स्वतंत्र हो गया, वो पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है, वो किसी दबाव में नहीं, किसी के प्रभाव में नहीं, किसी अभाव में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समाजवादी, समाजवादी जो था, समाजवादी के लिए आपको जाना पड़ेगा यूरोप की क्रांति से समझने के लिए। समाजवादी शब्द जो था ये बाद में जोड़ा भी गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब हुआ था तब समाजवादी शब्द को और पथनिरपेक्ष शब्द को और एक और अखंडता शब्द था, इन तीन शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1946 के द्वारा जोड़ा गया था। और समाजवादी शब्द होता क्या है? समाजवादी शब्द होता है समाज के जो लोग होते हैं उनके लिए जीना। सामाजिकता मतलब किसी में छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा ये सब भाव ना होना, वही होता है जो गांधीवादी। और हमारा जो समाजवाद का ये शब्द है ये मुख्यतः जो है ये गांधीवादी और नेहरूवादी समाजवादी है। ये हमारा यूरोप वाला समाजवादी नहीं, मगर हम सोचते क्या है कि यूरोप के उससे रिलेटेड है, यूरोप से नहीं है। ये समाजवादी शब्द जो है ये समानता का देता है, समाज में समानता का भाव देता है। तो अब आते हैं पथ निरपेक्ष। पथ निरपेक्ष क्या होता है? पथ निरपेक्ष होता है कोई भी धर्म का पक्ष में नहीं है। हमारा जो संविधान है वो सभी धर्मों के लिए है। ठीक है, एक पथ निरपेक्ष जो होता है वो सभी धर्मों के लिए है। अच्छा, पथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष दो शब्द आते हैं। पथ निरपेक्ष क्या होता है और धर्म निरपेक्ष क्या होता है, थोड़ा सा मैं इस पे बताऊंगा आप लोगों को कि पथ निरपेक्ष क्या होता है और धर्मनिरपेक्ष। जो धर्म निरपेक्ष है, धर्म वो धी धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। धर्म जो है वो धी धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। ठीक है, धर्म निरपेक्षता क्या मतलब? ये हो गया धारण करना। धर्म धी धातु से बना हुआ है। ठीक है, उसका अर्थ होता है धारण करना। और उसके बाद पथ निरपेक्ष क्या होता है? पथ पंथ। ठीक है, जैसे इस्लाम पंथ है, इसमें दो पंथ हैं, एक शिया है और एक सुन्नी है। एक शिया है और दूसरा क्या है? सुन्नी है। दो पंथ हैं इसके, एक शिया है और एक सुन्नी है। तो पंथ निरपेक्षता का यही अर्थ है कि पंथ और धर्म निरपेक्षता में यही अंतर है कि धर्म निरपेक्ष का मतलब, धर्म का मतलब होता है धारण करना, और पथ का मतलब, पथ जो होता है एक पंथ से बना होता है, एक धर्म के दो हिस्सों से बना होता है। जो पंथ संप्रदाय एक थे पंथ, तो उससे। अच्छा, इसका अर्थ है पथ निरपेक्ष का अर्थ है कोई भी धर्म ना होना, मतलब किसी भी धर्म का ना होना, किसी भी जाति किसी धर्म का ना होना। लोकतांत्रिक जनता प्रमुखता मतलब क्या होता है? जनता का शासन हो, मतलब जो लोग आते हैं, जो चुन के आते हैं, जो आप देखते हैं कि हम अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शंस जो अभी बीते हुए हैं, वहां पे कौन चुनता है? कोई विधायक सांसद को आपको चुनना होता है तो कहां से चुने जाते हैं? वो जो हैं जनता के द्वारा ही तो चुने जाते हैं। तो जनता का शासन होता है, लोकतांत्रिक शासन है, लोकतंत्र है यहाँ। तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ हुआ कि जनता का शासन। जनता जो होती है लोकतांत्रिक में जनता प्रमुख होती है, बाकी सब लोग गौड़ होते हैं। गणराज्य मतलब होता है गणराज्य और गणतंत्र, इसमें थोड़ा सा अंतर है। गणराज्य जो होता है ये हमारा वंशावली पे नहीं चलता है, मतलब वंश, जैसे मैं मुख्यमंत्री हुआ तो मेरा लड़का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, या जैसे कोई भी वंश, जैसे पहले चलता था राजा का लड़का फिर राजा ही होता था, कोई छोटा आदमी राजा नहीं होता। आज क्या है कि गणतंत्र में क्या है कि अगर एक अभी जो है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, कल कोई और हो सकता है, उनका लड़का या उनके परिवार का कोई नहीं हो सकता है। तो ये गणराज्य गणतंत्र का मतलब यही होता है कि वंशानुगत नहीं होता, वंश नहीं चलता है। ठीक है, तो पहला क्या था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। एक बार मैं समअप करता हूं इस चीज को, स्वरूप के इसको पहले 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5। इन 5 पॉइंटों से क्वेश्चन बनते हैं कि जो है पहला क्वेश्चन बन सकता है कि
वो 5 पॉइंट कौन है, 2 पॉइंट इसमें से 1 पॉइंट नहीं देगा, 4 पॉइंट दे देगा, या इसमें से कोई स्वतंत्रता बोल देगा, यहां से उद्देश्य का स्वतंत्रता या कुछ भी एक हटा देगा, ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। तो मैं समअप करता हूं, यहां पे क्या होगा, संपूर्ण प्रभु संपन्न, जिसमें जिसके ऊपर कोई भी दबाव ना हो, कोई प्रेशर ना हो, अपनी स्वतंत्रता के साथ काम करता हो। दूसरा समाजवादी, जो सबके लिए समान हो, सबके साथ समान व्यवहार करता हो, किसी गुट में, किसी धर्म में, किसी में बटा ना हो। पथ निरपेक्ष मतलब कोई धर्म नहीं हो, कोई भी धर्म नहीं हो। मगर ये पूछ लिया जाता है, एक बार क्वेश्चन पूछा है कि समाजवादी जो है वो किस उस पे निर्भर करता है, मतलब गांधीवादी है, गांधी या नेहरूवादी है, या जो है आपका जो है वो रूसो मुसोलिनी के ऊपर है, रूसो या मुसोलिनी के ऊपर है। ठीक है, तो लोग ये चीज आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद आते हैं पथ निरपेक्ष में। पंथ निरपेक्ष में कोई धर्म नहीं होता है, पथ का कोई धर्म नहीं। पथ निरपेक्ष मतलब भारत में किसी भी धर्म को ये नहीं कहा गया है, इसमें कहा गया है प्रस्तावना में कि कोई मुख्य धर्म है। तीसरी लोकतांत्रिक, जनता प्रमुख होगी, इसमें जनता का शासन होगा। जनता लोकतांत्रिक से आप जान ही सकते हो कि एक बार जो है कहा गया था जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। आपको पता होगा अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो ये लोकतांत्रिक है। इससे आप उदाहरण दे सकते हैं कि क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए ये किसके अंतर्गत आता है, तो लोकतांत्रिक के अंतर्गत है। उसके गणराज या गणतंत्र, ये ऑब्लिक गणतंत्र भी हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि क्या होता है कि ये जो है वंशानुगत नहीं है, वंश दर वंश नहीं चलता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात। अब हम चलते हैं उद्देश्य क्या था। सबसे पहला उद्देश्य आता है न्याय। अच्छा, न्याय में 3 पार्ट होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अभी क्वेश्चन बनेगा धार्मिक क्यों नहीं आता है, तो धार्मिक, देखिए धार्मिक इस वजह से नहीं आता है कि धार्मिक न्याय नहीं दिया जा सकता है, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। आप कौन सा धर्म अपनाओ, कौन सा धर्म ना अपनाओ, किस धर्म से आप हो, किस धर्म से नहीं हो। जब हम पंथ निरपेक्ष हैं, हम धर्म निरपेक्ष हैं, हमारे यहाँ कोई धर्म की बाउंडेशन नहीं है। भारत का संविधान इसीलिए कहा जाता है लचीला है संविधान, हमारे यहाँ कोई भी नहीं है। और इसमें संशोधन करना भी, मतलब लचीला संशोधन करना भी आसान है। देखिए अमेरिका का संविधान बहुत कठोर है, जबकि ब्रिटेन का संविधान लचीला है। तो उसी तरह हमारा जो संविधान है कुछ जगहों पे कठोर है, कुछ जगह पे लचीला है। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य में आते हैं हम न्याय के 3 पार्ट होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कहां से लिया गया है ये तीनों पार्टों को, 1917 में रूस की एक क्रांति हुई थी, वहां से इसको लिया गया है। ये क्वेश्चन आता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को किस क्रांति से लिया गया है, रूस की क्रांति से लिया गया, फ्रांस की क्रांति से लिया गया है ना, अमेरिका की क्रांति से लिया गया है, या ब्रिटेन की क्रांति से लिया गया है। यहां से क्वेश्चन वनडे एग्जामिनेशनों में बहुत उठाया जाता है कि आप बताइए कि इसको कहां की क्रांति, तो 1917 में रूस की जो क्रांति हुई थी वहां से लिया गया है। और न्याय कैसे आपको मिलता है, सामाजिक ना, समाज में आपको छुआछूत ऐसी चीजों से बचाया जाता है, ऊंचा बड़ा जाति से। आर्थिक, आप आजादी रहती है, आप कहीं पर भी धन कमाए, कैसे भी धन कमाए, गलत तरीके से ना धन हो, है ना। और राजनीतिक, आप किसी भी पार्टी से जुड़िए, किसी भी तरीके की राजनीति करिए। आप देखते हैं गांव में भी राजनीति होती है, शहर में भी राजनीति होती है, कोई भाजपा का है, सपा का है, बसपा का है, कांग्रेस का, या किसी भी पार्टी का है। मैं किसी विशेष पार्टी या किसी विशेष उसकी नहीं बात कर रहा हूं। राजनीतिक जो है आजादी, इसमें आप किसी भी तरीके से आजाद, स्वतंत्रता, सभी का अधिकार, ये सभी को स्वतंत्रता का अधिकार जो है सभी को ये मिला हुआ है कि आप स्वतंत्र हैं, आप अपने काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। और ये मौलिक अधिकार है। जब हम आपको मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे तो स्वतंत्रता का अधिकार वहां पर हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे समता का था, सभी को समान अधिकार, समता भी, स्वतंत्रता उसी तरह का, स्वतंत्रता का सबको आजादी मिलेगी कि हम आप जो भी करना चाहें आप आजाद हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। समता क्या कहती है कि समानता का अधिकार, हमारी और आपकी इक्वलिटी बराबर है तो नहीं, समाज ऐसा नहीं करता है। मगर हम जो हमारा संविधान जो प्रस्तावना कहती है कि समता क्या कहती है कि एक समान है सभी, एक इक्वल है सभी, एक जैसे हैं सभी। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा से एक क्वेश्चन आता है। व्यक्ति की गरिमा का जो वर्णन किया गया वो अनुच्छेद 21 में किया गया है। ठीक है, सबको गरिमा से जीने का अधिकार है।
गरिमा से जीने का, एक छोटा सा एक गरीब घर का बच्चा है वो भी गरिमा से जी सकता है, गरिमामयी जिंदगी जी सकता है। क्या होता है उसके पास सिर्फ पैसे तो नहीं है ना, और एक बड़े घर का है वो भी जो है गरिमामयी जिंदगी जी सकता है। ठीक है, तो हर किसी को संविधान ने समान अधिकार दिया है। आप हम ही जो है अधिकार को नहीं देते हैं, हम ही आप कोशिश करते हैं कि अधिकारों को छीन लिया जाए। मगर जो संविधान है वो किसी के साथ ऊंचा बड़ा नीचा, देखिए आप पढ़ रहे हैं, आप जान रहे हैं, देखिए यहाँ पे सब कुछ क्लियर वे में है, मेंशन किया जा रहा है कि किसको क्या चीज है और क्या संविधान में लिखा है। ये सिर्फ हम आपको निचोड़ दे रहे हैं, विस्तार में हम नहीं जा रहे हैं। विस्तार में हमें संस्था ने कहा भी है विस्तार में ना जाइएगा, तो विस्तार में हम नहीं जा रहे हैं कि अनुच्छेद 21 अभी पढ़ाने लगे तो ये बहुत लंबा अनुच्छेद हो जाएगा। 21A क्या है, क्या क्या प्रावधान किया गया, 39A में क्या गया, 39 में क्या किया गया, ये सब जो है समानता के गरिमामयी जिंदगी जीने के से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद जो है उसके राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता जो है, राष्ट्र की जो हमारा राष्ट्र है अखंडता, अब अखंडता आ गया शब्द, तो इसको मैं बताना चाहूंगा आपको कि अखंडता शब्द जो है ये भी जो है समाजवादी पथनिरपेक्ष शब्द के साथ ही जोड़ा गया है, बाद में जोड़ा गया है, पहले नहीं था। तो राष्ट्र की एकता आप शब्द से ही मेंशन है, एकता मतलब एक है, मतलब एक समान है सभी लोग, और अखंडता जो टूटे ना, अखंड भारत का सपना देखा गया था ना। अखंड भारत क्या था, अखंड भारत में क्या था कोई बताएगा? अखंड भारत में पाकिस्तान, काबुल, अफगानिस्तान का जो पूरा हिस्सा काबुल वाला और इधर बांग्लादेश, वर्मा, ये सारा अखंड भारत था। अभी क्या है? अभी तो भारत है मगर अखंड भारत के हिस्से टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, है ना। टुकड़े टुकड़े किए किसने? हमारे और आप ही ने, क्योंकि हमारी आपकी ये सोच है कि हम अस्तु दूजा न कोई, हम ही हम हैं। जब हम ही हम का भाव आ जाएगा तो कोई चीज अखंड थोड़ी रह जाएगा। अब देखिए परिवार ही अखंड नहीं रह जा रहा है, 4 लोगों का परिवार है, 4 लोगों के परिवार में भी अखंडता नहीं है, खंडन हो जा रहा है। तो वो कैसे? हमारा संविधान यहां पर भी देखिए आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता, या राष्ट्र के जब हम घर को एक नहीं कर पा रहे हैं तो हम राष्ट्र को कैसे करेंगे? ये सोचने वाला विषय है कि हम सबसे पहले घर को एक करें, घर में एकता लाएं, फिर राष्ट्र को अपने एक कर सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता, एक का भाव, अखंड टूटना टूटने का भाव, और बंधुता, बंधुता से सीधा सा शब्द भाईचारा, भाई भाई का भाव होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, यही भाव होना चाहिए और यही भाव लेकर जो है हमको काम भी करना चाहिए। तो यहां से सब चीजें हम आपको फिर से एक बार से रिवाइज कर देते हैं कि सबसे पहले क्या है, स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। भारत के लोग का सीधा सा अर्थ है कि जनता का शासन, जनता होगी सर्वोपरि, वो जनता ही संविधान को बड़ा बनाती है, मजबूत बनाती है, ताकतवर बनाती है। दूसरा, स्वरूप कैसा इसका है? स्वरूप 5 बिंदुओं पर निर्भर करता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो किसी के दबाव में नहीं है, सोवर्टी नहीं, समाजवादी जो सभी लोगों को समानता का अधिकार, पथनिरपेक्ष कोई भी धर्म के लिए बाउंडेशन नहीं है, लोकतंत्रात्मक जनता की प्रमुखता होगी, जनता के द्वारा लोग चुन के आते, सांसद हो चाहे विधायक हो, कोई भी स्तर का हो। गणराज्य, गणराज्य से क्या मतलब? वंशानुगत नहीं होगा कोई चीज, मतलब जैसे कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो मोदी जी का लड़का नहीं प्रधानमंत्री होगा, समझ रहे ना। पहले क्या होता था कि जो है कोई प्रधानमंत्री हुआ, उसके बाद कोई देश का राजा हुआ, उसका लड़का जो है राजकुमार जो होगा वही गद्दी पे बैठेगा। अभी क्या है? ऐसा कुछ नहीं। तो ये किस कारण से हुआ? ये गणराज्य गणतंत्र की वजह से हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य क्या है? न्याय। न्याय में 3 चीज टॉपिक आते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ये कहां से लिए गए हैं? 1917 रूस की क्रांति से लिया गया है। ठीक है, अच्छा एक और शब्द देखिए, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता जो है सभी का अधिकार है, मौलिक अधिकार से लिया गया। स्वतंत्रता सभी को मिलना चाहिए, सब स्वतंत्र हैं, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। और आजकल तो ज्यादा स्वतंत्रता हो गई है, लोग कपड़ों की स्वतंत्रता चाहते हैं, लोग जीने की स्वतंत्रता चाहते हैं, और सारी चीजें हैं इसमें। हमारे संविधान ने सबको जीने की स्वतंत्रता दी है, सबको कुछ भी पहनने, खाने, रहने, घूमने, हर जगह की स्वतंत्रता दी है। तो संविधान तो ऐसा बना हुआ है, 395 अनुच्छेदों में 8 सूचियां पहले थी, 12 अब हो गई हैं। उन सब में यही तो दिया गया था कि जो है आप स्वतंत्र रहो, जीवन को अच्छे से जियो। ठीक है, अभी क्या है,
395 थे, अभी 465 अनुच्छेद हो चुके हैं और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं और भी बढ़ते जाएंगे। सरकारों का जब जब मन होगा, जब उनको कोई चीज नहीं पसंद आएगा, कहेंगे लो इसको बदल देते हैं, हम अपने हिसाब से कर देते हैं। मगर बदल तो आप दोगे, मगर संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। ये उसका रक्षक कौन होता है, एक क्वेश्चन ये आया हुआ है। अब लोग पूछे कि मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये कौन करता है उसकी रक्षा, मूल ढांचे की रक्षा कौन कर, तो हमारा उसके लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है सर्वोपरि हो जाती है। ये क्वेश्चन आता है कि अगर कोई संविधान में संशोधन हो रहा है तो क्या ध्यान रखा जाए, तो सबसे बड़ा ध्यान ये रखा जाता है कि संविधान में अगर संशोधन हो रहा है तो प्रस्तावना या किसी के भी मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र की एकता और अखंडता, समता समानता का अधिकार, सभी को समान है, व्यक्ति की गरिमा, अनुच्छेद 21 में कि आप सभी को गरिमामय जिंदगी जीने का अधिकार है। राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की सब एक है, एक साथ है और अखंड, जो टूटने वाला ना हो, जिसको तोड़ा ना जा सके, उस तरह की संविधान हमारा बनाया गया था। मगर आपको सब पता ही है कि क्या क्या चल रहा है, कहां कहां से टूटा। बंधुता, भाईचारा, ये भाव होना चाहिए। अभी देखिए एक बात और मैं बता दूं, जो बंधुता शब्द है, बंधुता, स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता, बंधुता और समता, ये भी लिया गया है फ्रांस की क्रांति से। 1789 में, 1789 में और 99 के बीच में एक फ्रांस की क्रांति हुई थी, वहीं से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता के भाव को लिया गया था। एक बार क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है और ये फंसाता है क्वेश्चन। पहला हमने आपको बताया कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कहां से लिया गया, रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो सामाजिक आर्थिक है वो कहां से लिया गया, रूस की क्रांति में, रूस की क्रांति से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, अगर ये रूस की क्रांति से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूस की क्रांति से लिया गया तो कौन से सन में लिया गया, 1917 में लिया गया। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता, ये किस क्रांति से लिया गया है, तो आपको फिर से ऑप्शन दे दिए जाएंगे, रूस, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस से लिया गया है। कब हुई थी फ्रांस की क्रांति, कब हुई थी, 1789, 1789 टू 99 में हुई थी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज चलते हैं कि जो प्रस्तावना थी, पहले सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया ये संविधान का भाग है ही नहीं। ठीक है, एक वाद आया था, बेरुवाई संघवाद 1960। इसमें यह कहा गया था कि जो प्रस्तावना वो संविधान का भाग है नहीं और इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मगर अभी जल्दी ही गुजर गए, डेथ हो गई उनकी, केशवानंद भारती जी, बनाम केरलवाद था। उसमें जो हुआ था 1973 में हुआ था, केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973 में हुआ था। 1973 में कहा गया कि इसके जो है मूल ढांचे में, क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को बदला और कहा इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और अनुच्छेद 368 के तहत आप कहीं पर भी आप परिवर्तन करिए, आप परिवर्तन करने के लिए क्या हो, आजाद हो, मगर जो है संविधान के मूल ढांचे में जो है वो परिवर्तन आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहां पे केशवानंद भारती की वजह से ही प्रस्तावना में परिवर्तन हुआ और प्रस्तावना में सिर्फ एक ही संविधान संशोधन अभी तक हुआ है। वो कब हुआ वो भी जान लीजिए। क्वेश्चन बनता है कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। उसी में जो था आसप, अब आसप का मतलब क्या है, आसप 3 शब्द जोड़े गए, अखंडता, समाजवाद और पथ निरपेक्ष, ये 3 शब्द जोड़ा गया। पहले हमारे संविधान में ये 3 शब्द नहीं थे। पहले क्या था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था। अभी क्या था, हमारा देश, हम भारत के लोग प्रभुत्व संपन्न जो है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। समझ में आता है। तो जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ उसमें आसप, शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं, आपको बड़े में लिखना है। तो क्या सबसे पहला शब्द अगर पूछा, ये भी पूछ दिया जाता कि पहला शब्द क्या है, तो पहला आया था समाजवाद, सा आया था समाजवाद, प आया था पथ निरपेक्ष और आया था अखंडता। ये 3 शब्द आए थे। तो ये तीनों जो हो, ये परिवर्तन ये कब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में। इसके अंतर्गत 3 शब्द कौन से जोड़े गए, तो समाजवाद, पथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्दों को जोड़ा गया 42वां संविधान। अब आते हैं हम लोग एक और बात पे, वो आती जरूरी कि
किसने क्या कहा कि कुछ लोगों के, कुछ हमारे जो पुराने थॉट हैं, कुछ लेखकों के, उनकी किताब, उनके बोले गए वक्तव्य हैं, तो उसको वो उन्होंने क्या कहा। जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज कहा। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्तावना को क्या कहा था? पवित्र दस्तावेज कहा था। एक N.A. पालकी वाला, ठीक है, N.A. पालकी वाला, तो इनका नाम याद करना तो बहुत आसान है। सब लोग पालक की सब्जी खाते हैं, तो पालक की सब्जी अगर खाते हैं तो उन्हीं के नाम से जोड़कर पालकी वाला सर का नाम याद कर दें। संविधान को प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र इन्होंने कहा था। क्या कहा था? कि संविधान की जो है, अगर संविधान का आपको परिचय लेना है तो आप प्रस्तावना को पहले पढ़िए, और वही काम हम भी कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि पहले जो है संविधान का अगर हम परिचय दे रहे हैं तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना को पढ़ा रहे हैं। फिर ठाकुर प्रसाद भार्गव ने क्या कहा था? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। अब क्वेश्चन फंस जाता है यहाँ पे, आत्मा तो अंबेडकर साहब ने भी कहा था। अंबेडकर साहब ने जो है वो 32वें अनुच्छेद में कहा था, 32वां जो अनुच्छेद था उसमें कहा था, याद रखिएगा। और जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो अंबेडकर जी का नाम लेके पूछेगा कि अंबेडकर जी ने किसको आत्मा कहा है, तब वहां पे 32वां लिखा रहेगा। और यहां पे ठाकुरदास भार्गव जी ने, इन्होंने कहा है आत्मा, किसको? प्रस्तावना को। ठीक है, अगला अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो थे, इन्होंने क्या था? ये स्वप्न के समान है, एक सपने के समान है। तो हम आपको पूरे के पूरे समअप के बारे में बताना चाहेंगे, क्योंकि अभी हमको लग रहा है कि हमने आपके उन सब टॉपिक को छुआ जो वनडे एग्जामिनेशन में ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं कि कहां से क्या क्वेश्चन आता है। तो आप लोग एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और उसके बाद आप लोग जो है जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी कमेंट होंगे, आप पूछिएगा। उसके साथ हम आपसे लोगों से एक और निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, साथ में हमें सपोर्ट भी करिए। अगर कहीं कुछ कमी है तो आप हमें बताइए, हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। अगला चैप्टर, इसी के अंतर्गत अगला चैप्टर हम फिर कल आपके सामने प्रस्तुत होंगे लेके। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।